आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हेडिंग डालने से पहले 3 से 4 पेज आपको छोड़ने, किसके लिए? एनसीईआरटी के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम की टेबल्स को कॉपी करने के लिए। हाँ जी, 11 12 दोनों की। चलिए, साइलेंस प्लीज, साइलेंस। ध्यान सुनो बच्चों, आइसोमेरिज्म जो चैप्टर है उसमें आइसो जो वर्ड है वो सबसे पहले समझो क्या मतलब होता है उसका। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और मेरिज्म जो है वो मेरोज से बना है, और मेरोज जो है वो आपका उसका मतलब होता है पार्ट या यूनिट भी बोल सकते हो आप, यूनिट। ये जो टर्म है, ये टर्म दी थी, टर्म गिवन बाय बर्जीलियस। हालांकि साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बर्जीलियस, ठीक है। लेटिन वर्ड है, आइसो का मतलब सेम, मेरोस का मतलब पार्ट और यूनिट। और इस टर्म कंपाउंड में हम ये बोलना चाहते हैं कि जो सेम पार्ट है या जो सेम यूनिट है वो क्या होगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आप सबसे पहले इस पॉइंट के अंदर इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखें, क्योंकि बिना डेफिनेशन के तो आइसोमेरिज्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो दोनों तरह की डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं आपको, एक डिटेल डेफिनेशन और एक शॉर्ट डेफिनेशन, जो शॉर्ट से याद आप सारे काम कर सको, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखें इसमें, ये नोट करने के बाद two or more compounds having same molecular formula, two or more compounds having same molecular formula but they differ by either chemical or physical property, but they differ by either chemical और फिजिकल प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में लिख लेना एटलीस्ट वन, मतलब कोई एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी जरूरी है, एटलीस्ट वन, ब्रैकेट क्लोज। नॉन एज आइसोमर्स, known as isomers, and this phenomena is called as isomerism, known as isomers, and this phenomena is called as isomerism। अंडरलाइन कर लो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, अंडरलाइन करें, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा था ना, दो टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अंडरलाइन करो, और डिफर बाय केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को अंडरलाइन करो। केमिकल और मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जो क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैरी करें बट क्या डिफर करें? आइदर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट वन। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। आइसोमर्स को भी अंडरलाइन कर लो। मतलब बच्चों आइसोमर्स जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब है कि 4 कंपाउंड रखे हुए हैं आपके सामने। कितने कंपाउंड रखे? 4, या 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कितने भी कंपाउंड रखे, उनका रिलेशन आइसोमर्स होगा अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो, ठीक है। तो और करके शॉर्ट डेफिनेशन लिखो, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर इज नॉन एज आइसोमर्स। डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, different compound having same molecular formula are known as isomers। अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है, इतना डिटेल में याद नहीं रखना है बच्चों, तो सीधी डेफिनेशन ये याद रखो, डिफरेंट कंपाउंड्स होने चाहिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने चाहिए? सेम। डिफरेंट कंपाउंड हैविंग
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो देन दे आर नोन एज आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? आइसोमरिज्म। वो हम लिख ही चुके हैं पहले। अच्छा, सबसे पहली बात तो आती है सर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो बताइए फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप क्या जानते हैं? कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड की फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। कंपाउंड का कलर कैसा है? कलर है, कलरलेस है। ठीक। कंपाउंड का ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल कैसी है? पंजेंट स्मेल है, स्वीट स्मेल है, या ऑर्डरलेस है। इसी तरह से कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी कैसी है? पानी में सॉल्युबल है या नहीं है, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है या नहीं है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, फिजिकल स्टेट, दे ऑल आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। तो लिखो सबसे पहले पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो और इक्वल टू लगा के लिख लो ताकि फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट ना हो। लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी, फटाफट लिखें इसमें। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कॉमा बॉइलिंग पॉइंट, डॉट में एमपी बीपी भी लिख सकते हैं आप। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर कॉमा लगाते जाएं, कलर, सॉल्युबिलिटी, स्टेट, एटसेट्रा। कलर, सॉल्युबिलिटी, स्टेट, एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में लिखे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? कंपाउंड की, कंपाउंड की रिएक्शंस कैसे हो रही हैं। जैसे कंपाउंड एसिड से रिएक्ट कैसे कर रहा है, बेस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट से कैसे रिएक्ट कर रहा है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो है उस कंपाउंड की क्या कहलाएंगी? केमिकल प्रॉपर्टी। तो लिखो केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शंस विद एसिड, बेस, मेटल एटसेट्रा। रिएक्शंस विद एसिड, बेस, मेटल एटसेट्रा। ठीक है। अब बच्चों इसको कोई एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो आपने कंपाउंड लिया इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3CH2OH, यस और नॉट। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इथेनॉल, यस और नॉट। क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। बोलो सही है क्या? देखो 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन से 1 ऑक्सीजन है। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं मिथॉक्सी मीथेन का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे एक मिथॉक्सी ग्रुप ले लिया और उसको मीथेन से जोड़ दिया, मतलब 1 कार्बन से जोड़ दिया। तो CH3O, CH3 को हम क्या बोलेंगे बच्चों? मिथॉक्सी मीथेन। बोलो सही है क्या? समझ में आया क्या? तो मैंने कहा ये मिथॉक्सी मीथेन है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? कितने कार्बन है? 2। कितने ऑक्सीजन है? 1। और कितने हाइड्रोजन है? 3 इधर है और 3 इधर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं C2H6O? बोलो बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है डेफिनेटली आइसोमर्स होंगे। क्या बोला मैंने? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 अलग अलग कंपाउंड है ना, ये भाई एक अल्कोहल है, एक ईथर है, कोई भी कंपाउंड अगर डिफरेंट कंपाउंड है और उनके बीच में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उनका रिलेशन आपस में क्या होगा? आइसोमर्स। सोच ही आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेटली आइसोमर्स होंगे। ठीक है, एक रिलेटिव टर्म है, 2 कंपाउंड के बीच की रिलेशन है। सिंगल कंपाउंड में कभी रिलेशन नहीं बनेगा आइसोमर, वो किसी पर्टिकुलर दूसरे कंपाउंड के साथ रिलेशन बनाएगा, यानी रिलेटिव टर्म है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, वैसे तो जरूरत नहीं है, सीधा याद रखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइसोमर्स होंगे। लेकिन फिर भी हमारी आदत है, हम हर एक चीज को समझ के सोच के बोलते हैं। जैसे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर ये बॉइल होता है। क्या होता है? बॉइल। जबकि ये जो है -24 डिग्री सेंटीग्रेड कैरी करता है, मतलब रूम टेम्परेचर पर ये तो इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? लिक्विड, क्योंकि रूम टेम्परेचर 20-25 डिग्री के आसपास है, तो बॉइलिंग पॉइंट से तो नीचे ही है, तो मतलब कंपाउंड किस में एग्जिस्ट कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट से, तो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा। पर फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं ये क्या होता है? लिक्विड, इथेनॉल। और ये क्या होती है? वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस फॉर्म में, क्योंकि रूम टेम्परेचर तो माइनस से काफी ज्यादा है, तो इसमें तो ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो क्या पहली फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई? जोर से बोलो। अब इसी तरह से बच्चों मैं जैसे एग्जांपल बताता हूं, रिएक्शन विद सोडियम।
रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन। बच्चों ये रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करता है, जबकि ये रिएक्शन करता है और क्या बनाता है आपका इथेनॉल। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ETOH, ये ETOH है ना, ET मतलब इथाइल, ETOH के ऊपर अगर आपने सोडियम डाला, सोडियम का पीस, तो एक तो आपको सोडियम इथॉक्साइड मिलेगा ETO Na+, साथ में आपको मिलेगा हाफ H2 गैस, हाफ मोल, मतलब एक मोल अगर आप इसका लेते हो, एक मोल आप इसका लेते हो, तो एक मोल इसका और हाफ मोल इसका मिलेगा। आपको पता है ना, कुछ नहीं लिखा जाता है तो हम रिएक्शन को मोल्स में मानते हैं। किसमें मानते हैं? एक मोल का मतलब कितना होता है? Na नंबर, सुना होगा ना आपने, Na नंबर मतलब कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसका मतलब एक मोल अगर इथेनॉल लूंगा, एक मोल अगर सोडियम लूंगा, तो एक मोल सोडियम इथॉक्साइड और हाफ मोल H2 गैस बनेगी। एरो का मतलब क्या है? गैस। तो यानी ये रिएक्शन कर रहा है और ये रिएक्शन नहीं कर रहा है। अब आप बोलो सर ये रिएक्शन हुई कैसे, थोड़ा समझा दो। तो मैकेनिज्म इसका मैं बताता हूं आपको। जैसे पहले मैकेनिज्म समझो। मैकेनिज्म का मतलब है मैं उस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। किसी भी रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन उसका मैकेनिज्म कहलाता है। क्या बच्चों आपको पता है सोडियम एक मेटल है क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। कोई भी मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। क्या करने की? और सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है? क्योंकि लूज करने के बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 2-8। लास्ट वैलेंस शेल में, आप बाहर के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया तो क्या 2-8 ही बचे। यानी पहले शेल में 2 थे, दूसरे शेल में 8 थे, तीसरे शेल में 1 था, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और लूज करने से उसका प्रीवियस जो शेल था वो कंप्लीट ऑक्टेट वाला हो गया। और आपको पता है ऑक्टेट कंप्लीट करना हर कोई एटम चाहता है ना, छोटे एटम स्पेशली जो पीरियोडिक टेबल में ऊपर आते हैं। क्या यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा? अब समझना बच्चों ध्यान से, इथेनॉल जो है उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड इस तरह से अगर मैं तोड़ दूं, ब्रेक कर दूं, तो इसका मतलब ET पर क्या आ जाएगा? माइनस, और H पर क्या आ जाएगा? प्लस। क्या बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही है कि कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा? तो ये तो नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है? पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ETO- सोडियम प्लस के साथ क्या आयनिक बॉन्ड बना लेगा? ETO नेगेटिव Na+ पॉजिटिव। इसको बोलेंगे हम सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम इथॉक्साइड। और बच्चों साथ ही साथ क्या होगा? H पॉजिटिव जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर, पॉजिटिव नेगेटिव क्या ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी एटम के पास पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है, अनपेयर्ड है, तो उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जबकि लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। जो पेयर में होते हैं लोन पेयर, और जो पेयर में नहीं होगा वो क्या होगा? अनपेयर्ड। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहलाता है रेडिकल। क्या कहलाता है? रेडिकल। रेडिकल का नेचर होता है बच्चों डाइमराइज करना। क्या करना? डाइमराइज करना। डाइमराइज करके ये रेडिकल कन्वर्ट हो गया H2 गैस में। किसमें कन्वर्ट हो गया? H2 गैस। एक्चुअली मैं आपको इसको ऐसे समझाऊं कि कोई भी रेडिकल जो होता है ना, वो दूसरे रेडिकल के पास आके उसके साथ कोलाइड कर जाता है। मतलब जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, तो ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देंगे? H। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो H2 गैस बन जाएगी, H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2। तो कोई भी रेडिकल जो होता है ना, आपस में डाइमराइज तेजी से करना पसंद करता है। इससे क्या होता है? डाइमराइजेशन से वो दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बनते ही क्या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? बोलो। तो अगर आप मुझे बताओ कि 2H रेडिकल डाइमराइजेशन करेंगे तो एक H2 बनेगा। 2H रेडिकल डाइमराइज करेंगे तो एक H2 बनेगा। तो 2 मोल H रेडिकल बनाएंगे तो डाइमराइज करेंगे तो 1 मोल H2 बनेगा, है ना। 10 मोल H रेडिकल डाइमराइज करेंगे तो 5 मोल बनेगा। तो 1 मोल अगर डाइमराइज कर रहा होगा तो हाफ मोल कैसे आया? समझ में आया? तो फाइनली समझ में आ गया, इधर तो बन गया सोडियम इथॉक्साइड और इधर बन गया हाफ H2। दोबारा बता रहा हूं, फिर सुनो। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया क्योंकि मेटल है, मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, और एक पे पॉजिटिव आ गया। इधर ETOH को बॉन्ड को तोड़ा, बिकॉज ये क्या कैरी कर रहा है? एसिडिक हाइड्रोजन।
एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं बच्चों? वो हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े होते हैं। उनका नेचर एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि ये बॉन्ड इजीली टूटकर नेगेटिव पॉजिटिव में स्प्लिट हो जाता है, ताकि नेगेटिव, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे स्टेबल होगा। ऑक्सीजन का नेचर जानते हैं क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होते हैं? जिस पर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की पावर अच्छी होती है, तो इसलिए वो बॉन्ड पे नेगेटिव बना लेंगे। एच पे क्या आ गया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। क्या नेगेटिव पॉजिटिव जुड़कर इधर तो आयनिक बॉन्ड बना लेंगे, वैसे ही जैसे Na+Cl-, वैसे Na+EtO-, और इधर H+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर H रेडिकल बनाएगा। रेडिकल क्यों बनाया? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल तो हो गए, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया होगा ना, ये वाला, बोलो। और वो एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था वो डाइमराइज इस तरह से हो गया, तो 2 मोल H रेडिकल मिलकर 1 मोल बनाएंगे। तो ऑब्वियसली कुछ नहीं बोला जाएगा, तो मैं 1 मोल ही लेता हूं यहां पर, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो 1 मोल H रेडिकल ½ मोल H2 बना लेंगे। तो इस तरह से इसने तो रिएक्शन दी, लेकिन इसने क्यों रिएक्शन नहीं दी? क्योंकि क्या इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? क्या ऑक्सीजन से कोई एसिडिक H जुड़ा हुआ है क्या? देखो जरा ध्यान से, यहां देखो इधर ऑक्सीजन से इस तरफ भी कार्बन जुड़ा है, इस तरफ भी कार्बन जुड़ा है, मतलब ये आपस में एसिडिक H कैरी नहीं कर रहा, इसलिए सोडियम मेटल टेस्ट के साथ ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं, रिएक्शन नहीं देता है। इसको पॉजिटिव टेस्ट बोलते हैं। मतलब क्या होता है, आप सोडियम को एक टेस्ट ट्यूब में आपने इथेनॉल ले लिया, इथेनॉल लिया, सोडियम का टुकड़ा इसमें आपने डाल दिया। सोडियम होता है रबर की तरह दिखता है, रबर की तरह उसको कट कर सकते हैं, ग्रे कलर का रबर मान लो आप, ग्रे कलर, और उसको चाकू से कट कर सकते हैं, चाकू से, नाइफ से आपने छोटा सा पीस कट किया और उसका टुकड़ा टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जिसमें इथेनॉल भरा हुआ है। इथेनॉल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, तो जैसे आप डालोगे, जिस जगह पर टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर जाके सोडियम का पीस गिरेगा, वहां पर बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या निकलना स्टार्ट हो जाते हैं? वो बबल्स किस गैस के हैं? निकलेंगे ना। और इसमें वो बबल्स क्यों नहीं दिखेंगे आपको? क्योंकि इसके पास एसिडिक H है ही नहीं, है क्या? मेरी बात समझ में आई क्या? इसी तरह से आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर कोई आपसे पूछे हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाता है नहीं बनाता है, तो ये बनाता है बच्चों, जबकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। आपने सुना होगा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं? वो हाइड्रोजन जो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़े। These type of hydrogen can form H bond। क्या यहां पर हाइड्रोजन O से जुड़ा हुआ है? तो ऐसा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो ये बनाएगा। क्या यहां पर O से कोई H जुड़ा हुआ है क्या? तो देखो कितनी प्रॉपर्टी अलग अलग बता दी, ये भी बता दी, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट बता दी, इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी एक तरह की कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा, नहीं बना पा रहा, ये वाला। तो कुछ भी एक प्रॉपर्टी जरूर डिफरेंट आएगी। अब आप बोलोगे कि सर क्या मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आप तो आइसोमर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते ही बोल देना, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डेफिनेटली डिफरेंट मिलेगी ही सही। बोलो, नोट कर लो फटाफट। ये टेबल कंप्लीट हो गई है। ये बीपी का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो मैं ये एग्जाम्पल से आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई कैसे देखो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, क्योंकि देखो हमने रट तो लिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर होंगे, बट थोड़ा फील भी तो आना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि देखो केमिकल रिएक्शंस या फिजिकल प्रॉपर्टी इस तरह से डिफरेंट होती है। हालांकि हमें हर बार एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें तो आइसोमर बस डिफरेंट कंपाउंड होने चाहिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बस। थोड़ा सा फास्ट नोट करना, जब तक मैं ना नहीं बोलूँ ना कि रुक जाओ, तब तक नोट करते रहा करो थोड़ा थोड़ा, है ना, ताकि क्या एकदम से लोड ना आए पे। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है
उस कोई टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है हल्का हल्का नोट करते चलो, हाँ अटेंटिव होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो पहले समझो, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है हाँ ये बात समझ में आ रही तो लिखते हुए भी चलो छोटा छोटा। इससे क्या है काफी लोड कम हो जाता है, वरना कुछ बच्चे क्या फिर पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट पेज बताऊं, ये नोट कर लिया सभी ने, सबने, कोई बचा तो नहीं है? चलो अब देखो बच्चों ये मैकेनिज्म लिख लो आप। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी बता दूं आपको, जैसे आपने सुना है क्या वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? देखो मेरी आदत है भले इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ लिया हो लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा जरूर बताते हुए चलता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आपने सुना होगा बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, अब बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो हाइड्रोजन पर क्या पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। ये पार्शियल का मतलब है डेल, डेल मतलब थोड़ा सा, पार्शियल मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा इस पर पॉजिटिव थोड़ा सा इस पर नेगेटिव। एक्चुअली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना दो एटम के बीच के, वो बिल्कुल बीच में ना रह के थोड़े ऑक्सीजन की तरफ टिल्ट कर जाते हैं क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहां इसी तरह से इस तरह भी होगा तो यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसी तरह से अगर मान लो आप दूसरे H2O को बनाओगे तो उसमें भी डेल पॉजिटिव होगा, यहां डेल नेगेटिव होगा, यहां डेल पॉजिटिव होगा। तो क्या बच्चों मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो ऑक्सीजन है वो अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू इसके पॉजिटिव को और ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FON से जुड़ा होता है, ठीक है, तो सामने जब FON आता है, समटाइम्स Cl ऑल्सो, वो डिटेल आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी, पर Cl जब आ जाएगा मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जानते हो ना, कुलोम्बिक अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज के जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं है, केवल अट्रैक्शन है, ठीक है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को बच्चों बॉन्ड को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर है तो इंट्रामॉलिक्यूलर भी होना चाहिए, बोलो सही है क्या? तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने क्या किया, यहां पर बच्चों OH ले लिया, OH ले लिया, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्या ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है? अब बताओ NO2 में प्लस माइनस होगा, बताओ क्या बच्चों यहां पर मैं बोल सकता हूं इस पर डेल प्लस इस पर डेल माइनस, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो बताओ क्या इस डेल प्लस और इस नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा? तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव से अट्रैक्ट करता है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के ही अंदर हो रही है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे बच्चों? इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर में कंफ्यूज मत होना, अगर मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, जैसे ये अलग मॉलिक्यूल है ये अलग है मॉलिक्यूल, तो ऐसे अट्रैक्शन को हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये मॉलिक्यूल ही एक ही है और अंदर के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे आपने सुना है इंटरनेशनल मैच चल रहा है, अब इंटरनेशनल मैच में क्या होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भिड़ रही है? तो वो इंटरनेशनल है, इंट्रानेशनल थोड़ी है। जबकि IPL चलता है तो राजस्थान की टीम मुंबई इंडियंस से भिड़ रही है, तो वो क्या है, इंट्रानेशनल। कौन सा नेशनल? डोमेस्टिक जो मैच होते हैं उसको हम इंटरनेशनल बोल सकते हैं। तो ऐसे याद रखो, इंटरनेशनल दो अलग अलग कंट्रीज खेलेंगी, वैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर दो अलग अलग मॉलिक्यूल खेलेंगे। अब खेलेंगे मतलब कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ऐसे नहीं कि ये तू बॉलिंग कर मैं बैटिंग करता हूँ। दे मीन इट इज मीन्स के वो आपस में जब अलग अलग मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर। तो अब मुझे बताओ इथेनॉल क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहा है और डाइमिथॉक्सीमीथेन क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि उसमें FON से जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन इथेनॉल में, जबकि मिथॉक्सीमीथेन में जुड़ा हुआ था क्या? नहीं। छोटी छोटी बातें समझते हुए सीखो तब दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी, समझ रहे हो बच्चों? तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, तो ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज है जो हम डिफरेंट बता सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें मैंने जानबूझ करके बताई है, वरना बात कोई आगे ही बढ़ाना होता तो मैं बढ़ा देता, लेकिन ये आपको एक तरह से प्रॉपर्टीज की फीलिंग दे रहा होगा कि हाँ यार ऐसे डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल्स में, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, रिएक्शंस में डिफरेंस है, ऐसे ही और भी कई रिएक्शंस आएंगी आगे जाकर कि इथेनॉल ल्यूकास टेस्ट देता है, ईथर नहीं देता है,
इथेनॉल के अंदर आपका एस्टरिफिकेशन होता है, इसके अंदर नहीं होता है। तो ये तो सब धीरे धीरे आगे सीखेंगे, पर आप क्योंकि 13 के हो तो आपने नाम तो सुना ही होगा, ल्यूकास टेस्ट है, इस तरह से एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस, ये सब आगे देखेंगे। मैं तो बस छोटे से 3 एग्जाम्पल से समझाया भी बात आपको, ताकि आपको एक फील आने लगे। क्योंकि देखो केवल याद करने से वो फील नहीं आती, जब आप चीजों से अंदर से जुड़ते हो ना, तब एक्चुअल में वो अंदर एसेंस मिलती है आपको। और ये मैकेनिज्म की भी फील मैंने जानबूझ करके दी है, वरना अभी हमारा मैकेनिज्म का कोई काम नहीं है। अभी तो पूरे आइसोमेरिज्म में हम कोई रिएक्शंस की, कोई मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, पर यहां मैंने जान करके दी है, जानबूझ करके, ताकि बच्चों को फील आए कि अच्छा ऐसे कुछ होगा आगे जाके, आगे तो बस यही यही चला करेगा, मजा आएगा बिल्कुल। समझ रहे हो? तो आप बस समझते जाओ, चीजों को सीखते जाओ और याद करते जाओ, बार बार रिवाइज करके। नोट कर लिया? अब बच्चों आइसोमर्स जो होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होता है स्टीरियो आइसोमर। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, आईयूपीसी से तो बहुत बड़ा है, ठीक है? तो बहुत आराम से इसको हम बहुत बेसिक से समझते हुए सीखेंगे। तो आइसोमर में स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर 2 पार्ट है। तो ये नोट कर लिया क्या आपने सभी ने? तो बेटा फटाफट नोट करो, बिल्कुल एक्टिव रहो क्लास में। कर लिया? आगे बढ़ू? अब सुनो, लिखो। आइसोमर, आइसोमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। Isomers can be divided into 2 types. First, structural or constitutional or regioisomer. Regioisomers. क्या बोला बच्चों मैंने? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या रिजियो आइसोमर। आप में से कई बच्चे गलती करते हैं, वो पहला ही नाम याद रखते हैं। ध्यान रखना, कभी इस नाम से आता है, कभी उससे आता है, कभी उससे आता है, तो फंस जाओगे आप। तो इसलिए सारे नाम याद रखना। जैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बच्चा बाहर आके बोलते सर ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहां पढ़ा है आपने? तो जब मैंने हेडिंग डाली थी तब लिखवाया था। अभी 2 दिन पहले एक बच्चा आया शाम को कि सर वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो हमने पढ़ाया था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है सर? यही तो पढ़ाई नहीं टॉपिक हमने। मैंने कहा यार हेडिंग निकाल तेरा नोट्स। बोले ये देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, उसके नीचे क्या लिखवाया था? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और उसके नीचे क्या लिखवाया था? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो किसी भी नाम से आ सकता है। तो इतनी मेहनत कर रहे हो और बाकी नाम याद नहीं करो, फंस जाओगे। तो बताओ क्या क्या नाम है इसके? पूरा बोलो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, रिजियो आइसोमर। दोबारा बोलो। और सेकेंड है बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर? स्टीरियो आइसोमर्स या ऑल्सो नोन एज 3D आइसोमर। 3D आइसोमर मतलब इसमें 3 डायमेंशनल आइसोमरिज्म होगी। अब वो कैसे होगी वो तो आगे देखेंगे, पहले आप हेडिंग डालना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अच्छा, चाहे ये वाला आइसोमर हो चाहे वो वाला आइसोमर हो, आइसोमर मतलब बच्चों क्या सेम होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये तो ऑब्वियस बात है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सबसे पहले बड़े बड़े अक्षरों में हेडिंग डाल लो, क्योंकि अभी हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही चलेगा। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, फिर समझाऊंगा। दोज आइसोमर्स इन विच मॉलिक्यूलर, दोज कंपाउंड्स या दोज आइसोमर्स ब्रैकेट में लिख लो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं बार बार नहीं कहूंगा, आपको ये बात याद रख लोगे क्या हर बार कि आइसोमर है, कोई सा भी आइसोमर हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, है ना? पर अभी तो लिख देते हैं एक दो बार। तो दोज आइसोमर्स ब्रैकेट में क्या लिखिया? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्रैकेट क्लोज, in which connectivity of atoms, in which connectivity of atoms, connectivity of atoms or atomic arrangements, or atomic arrangements
ब्रैकेट में लिखो 2D, 2 डायमेंशनल है ना, ब्रैकेट क्लोज। कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स या एटॉमिक अरेंजमेंट्स is different then it is known as structural isomers, बच्चों आप आराम समझना, ये जो अपन ने पिछला वाला एग्जांपल पढ़ा था ना, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ही एग्जांपल था। आप जरा देखो ध्यान से, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होंगे, जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट का मतलब है एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट होना। आप जरा ध्यान से देखो, इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर अलग नजर आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन आपको इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट नजर आएगा। कैसे बताओ, क्या यहां पर स्ट्रक्चर डिफरेंट का मतलब है कनेक्टिविटी अलग अलग होना। कोई भी एक कनेक्टिविटी अलग हो सकती है। जैसे बताओ, कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है क्या, जोर से बोलो, कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है क्या, क्या यहां पर जुड़ रहा है क्या, इसका मतलब कनेक्टिविटी चेंज हो गई। मतलब यहां कार्बन किससे जुड़ा, लेकिन यहां कार्बन क्या कार्बन से जुड़ा। हो सकता है आपने ऐसे चेक किया हो, क्या यहां ऑक्सीजन एक कार्बन से जुड़ रहा है, यहां ऑक्सीजन कितने कार्बन जुड़ रहा है, 2 कार्बन से। यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, क्या यहां जुड़ रहा है क्या। तो इस तरह का कोई भी कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट मिले, डिफरेंट कनेक्टिविटी का मतलब है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स में हम पढ़ेंगे, जो देखेंगे कि वहां पे स्ट्रक्चर तो सेम होगा, कनेक्टिविटी तो सेम होगी, पर उसका 3D अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। कौन सा अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट। वो तो बात की बात है, अभी तो पहले हम ये समझते हैं कि कनेक्टिविटी इज डिफरेंट। कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स आर इज डिफरेंट, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी तरह से बच्चों एक एग्जांपल और ले सकते हैं अपन। जैसे मान लो एक हमने लिया प्रोपीन और एक मैंने लिया साइक्लोप्रोपेन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप चेक करोगे, इसका भी क्या आएगा C3H6, इसका भी क्या आएगा C3H6, क्योंकि डीबी वैल्यू दोनों की सेम है। तो क्या इसका मतलब इन दोनों का हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। इसमें कितनी रिंग है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो क्या हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। आपको हाइड्रोजन कभी काउंट मत किया करो, सीधे बाकी एटम काउंट करो, 3 3। और ऑब्वियस बात है कि एक पाई बॉन्ड है, तो CnH2n से निकाल लो, CnH2n+2 अगर है तो डीबी कितना आता था 0। बताओ एक पाई बॉन्ड होते ही 2 हाइड्रोजन कम कर दूं तो CnH2n कर दो सीधा। 3 कार्बन है तो उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 6 2n सीधा। और इसका 6 है तो इसका भी 6 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डीबी मैच कर रहा है। अच्छा वो तो चलो ठीक है, पर मेन में ये बात कर रहा था, आपको क्या लग रहा है कि यहां कार्बन 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 कनेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन लूप नहीं बना रहे हैं। क्या यहां लूप बन रहे हैं। मैं बोल सकता हूं यहां पर कनेक्टिविटी बदल गई और यहां लगा रही है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि यहां एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे यहां पर, जबकि क्या ऐसा कोई भी यहां पर 3 हाइड्रोजन कैरी कर रहा है क्या, इसका मतलब कनेक्टिविटी अलग है। तो क्या इसको भी हम बोल सकते हैं कि यहां पर भी कनेक्टिविटी अलग है, तो क्या ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, बोलो भाई। तो आपको मतलब समझ में आया कि एटॉमिक अरेंजमेंट या कनेक्टिविटी डिफरेंट होने का मतलब क्या होता है। मतलब वो एटम की एटम से कनेक्टिविटी, जहां पैटर्न इधर है एक कंपाउंड में, दूसरे कंपाउंड में वो पैटर्न बदल जाएगा। हाँ जी जाओ। एनी डाउट हियर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर 6 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 6। मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर को फिर हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर, फंक्शनल आइसोमर, टॉटोमर, रिंग चेन आइसोमर। अब इसको 1 बाय 1 पढ़ना है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले आप नेक्स्ट इसको नोट कर लिए क्या, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स further divided into 6 types, into 6 types। कितने टाइप में डिवाइड किया बच्चों हमने, 6। लिखो फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स
फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। पहला लिखें चेन आइसोमर्स। बच्चों नाम से ही क्लियर है, चेन आइसोमर में क्या डिफरेंट होगी, चेन। और चेन का मतलब पेरेंट चेन या साइड चेन। ठीक हो, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखे, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स in which those structural isomers in which connectivity in which length of parent chain or side chain, in which length of parent chain or side chain is different, underline कर लो, length of parent chain or side chain is different। मतलब या तो पेरेंट चेन की लेंथ डिफरेंट आनी चाहिए या साइड चेन की लेंथ डिफरेंट आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल बच्चों ध्यान से देखना, मान लो कि आपने क्या किया, एक लिया नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है ना, और एक लिया आपने आइसोब्यूटेन, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। देखो ध्यान रखना, नॉर्मल स्टार्ट होता है कम से कम कहां से, 4 कार्बन से। एक्चुअली नियो स्टार्ट होता है 5 से और नॉर्मल स्टार्ट होता है 4 से, क्योंकि प्रोपेन में कभी नॉर्मल प्रोपेन नहीं बोलते हैं। प्रोपेन नॉर्मल तभी लगाते हैं जब उसका आइसो फॉर्म पॉसिबल हो, तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। अब क्या मुझे आप एक बात बताओ कि अगर मान लो मैं आपसे पूछूं इसमें कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, यहां कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, बताओ क्या लेंथ ऑफ पेरेंट चेन सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। इसका मतलब लेंथ ऑफ पेरेंट चेन डिफरेंट है, तो यानी ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर होंगे, चेन आइसोमर। बोला मैंने भाई, लेंथ इसकी कितनी है, 4 कार्बन की, और इसमें 1 2 3 ऊपर भी दे सकते हो आप, नीचे भी दे सकते हो, 3 कार्बन की, तो लेंथ ऑफ चेन डिफरेंट है। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, वो मैं बार बार चेक करके नहीं बताऊंगा, आप कर लोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चेक कर लेंगे ना। तो ये बच्चों आपस में चेन आइसोमर है। ऐसे ही मान लो आपको मैं बोलता हूं नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। कौन सा पेंटेन, नियोपेंटेन। इसको बोलते हैं नॉर्मल। स्ट्रेट चेन हो तो नॉर्मल, इस तरह से सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल लगा दो और बाकी चेन स्ट्रेट हो, और सेकंड कार्बन पर क्या लगा दो, मिथाइल। एक मिथाइल लगाओगे तो नॉर्मल बनेगा, और अगर 2 मिथाइल लगाओगे तो, सॉरी 1 मिथाइल लगाओगे तो आइसो बनेगा, 2 मिथाइल लगाओगे तो नियो बनेगा। क्या बनेगा, नियो। आप मुझे बताओ क्या नॉर्मल आइसो नियो पेंटेन, क्या सारे के सारे आपस में ऑल आर चेन आइसोमर्स और नॉट, पक्का। जैसे पहला और दूसरे के बारे में बताओ, कितने कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 1 2 3 4, पक्का। अगले वाले में बताओ कितने की पेरेंट चेन है, 1 2 3 4, बोलो बच्चों सही है क्या। उसके अगले में बोलो, बताओ तो क्या पहला दूसरे की लेंथ डिफरेंट आ गई, पहले और तीसरे की भी लेंथ डिफरेंट आ गई, क्या दूसरे और तीसरे की भी लेंथ डिफरेंट आ गई, तो मैं बोल दूंगा सारे एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर। कौन सा आइसोमर, पक्का। इसी तरह से बच्चों ध्यान से देखना, इसको लिख लो एग्जाम्पल नंबर 1, इसको एग्जाम्पल नंबर 2। इसी तरह से मान लो मैंने बोला, इधर देखना, यहां पर मैंने बोला सपोज 1 ब्यूटीन, ठीक है, और इसको मैंने बोला आइसोब्यूटीन। इसको आइसोब्यूटीन बोलते हैं यार, है ना, कॉमन नेम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना। आइसोब्यूटेन में बच्चों डबल बॉन्ड लगा दोगे ना तो आइसोब्यूटीन बन जाता है। आप मुझे बताओ क्या 1 ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे, पक्का। 1 2 3 4, और यहां कितने, 1 2 3, तो एक में 4 कार्बन, एक में कितने कार्बन, क्या चेन आइसोमर रिलेशनशिप हो जाएगा, पक्का, कंफर्म। जोर से बोल दो, नहीं आ रहा है क्या समझ में, आसान है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल और एक आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल आपस में क्या होंगे,
अब आप कहोगे सर चेन आइसोमर पढ़ा रहे हो तो आप चेन का ही लिखवाओगे आंसर, है ना, इसलिए मैं चेन आइसोमर के बाद अभी ज्यादा एग्जांपल्स नहीं करवाऊंगा, पोजीशन पे आ जाऊंगा। तो पोजीशन और चेन में कम से कम सोचने तो मजा आएगा, क्योंकि अभी तो बच्चे को पता है कि पढ़ यही रहे हैं तो इसी में आंसर लिखवाएंगे, पर फिर भी अभी तो बता देता हूं मैं। नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप बच्चों इसको बोलते हैं, कार्बन चेन ले लो, देखो इधर 4 कार्बन ब्यूटाइल मतलब 4, इधर देखना बोर्ड पर, और एक वैलेंसी फ्री कर दिया करो, और इस पे क्या लगा दो, एल्कोहल मतलब OH। ये क्या बन गया, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है, जो भी आ रहा है जरूर बोलना जरूर, है ना, अगर नहीं बोलोगे तो फंस जाओगे फिर। आइसोब्यूटाइल ग्रुप ऐसे वैलेंसी फ्री कर दो, तो इसमें क्या मैंने OH लगाया, तो कितने कार्बन की चेन है बताओ, एक में 3 की, एक में 4 की, क्या लेंथ ऑफ पेरेंट चेन बदल गई? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये भी चेन आइसोमर होगा, पक्का वाला, कंफर्म वाला, फिजिक्स वाला, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि चेन आइसोमर में क्या होगा, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन डिफरेंट होगी, साइड चेन भी डिफरेंट हो सकती है बच्चों, जैसे मान लो ये है, और जैसे मान लो ये है, इधर देखना, एक मिनट के लिए देख लो फिर नोट करना। आप मुझे बताओ यहां पर पेरेंट चेन की लेंथ कितनी है, सभी को दिख रही है भाई, 1 2 3 4 5, 5 नीचे भी जा सकते थे पर 5 ही आता। अब आप मुझे बताओ यहां पर भी क्या 5 ही है, तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन तो सेम हो गई, लेकिन क्या यहां पर ध्यान से देखो, 2 कार्बन का एक इथाइल ग्रुप है, यानी 2 कार्बन की एक साइड चेन या लोकेंट, और क्या यहां पर एक एक कार्बन की 2 साइड चेन, यानी 2 कार्बन का एक साइड चेन और एक एक कार्बन की 2 साइड चेन, तो लेंथ ऑफ चेन डिफरेंट हो गई। यहां कितने कार्बन है, यहां कितने, तो क्या मैं बोल सकता हूं लेंथ ऑफ पेरेंट चेन तो सेम है, बट लेंथ ऑफ साइड चेन, साइड चेन इज सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट, डिफरेंट, ENT। सो इसमें भी आंसर क्या होगा, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर क्यों होगा, क्योंकि पेरेंट चेन की लेंथ अगर सेम आ रही है लेकिन साइड चेन की लेंथ डिफरेंट आ रही है, तो या तो पेरेंट चेन की लेंथ बदल जाए, अब तक के एग्जांपल में मैंने पेरेंट चेन की लेंथ बदली थी, अब इसमें क्या किया, साइड चेन की लेंथ बदल गई, तो इन दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा बच्चों, चेन आइसोमर। आया क्या, पक्का? अब इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, आगे बात बढ़ाएं, पोजीशन पर जाएं, मैं चाहता हूं एक बार आपको सारे एल्काइल ग्रुप्स लिखवा दूं। हालांकि आपके मॉड्यूल में तो एल्काइल ग्रुप उन्होंने IUPAC में ही डाले हुए, पर मैं एल्काइल ग्रुप यहां पढ़ाना पसंद करता हूं, क्योंकि अभी अभी नाम आया है नॉर्मल ब्यूटाइल इस तरह के। तो ये क्या होते हैं बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हाँ जी, किस किस को मिल गया मॉड्यूल, अच्छा मिल जाएगा, टेंशन क्या ले रहे हो, मेरे नोट्स वैसे सफिशिएंट है, डोंट वरी। अरे यार तुम तो मॉड्यूल छोड़ो, थ्योरी, उसमें थ्योरी दी हुई है ना, थ्योरी तो इससे बढ़िया अपन पढ़ा, यहाँ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, एक एक बात आपको समझ में आ रही है, बस तो एंजॉय करो, कोई टेंशन मत लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो तुम किसी भी तरह की टेंशन मत लो, किसी भी तरह की, सब तरह की तुम्हारी प्रैक्टिस, रिजल्ट, RT में नंबर सब परफेक्ट आने वाले, क्या आने वाले बता रहा हूं। देखो देखो हर चीज की भविष्यवाणी करता हूं मैंने जैसे बोला था कि इसमें गलती करवाऊंगा, बोला था नहीं बोला था, गलती की है आप लोगों ने। अब मैं ये भी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बढ़िया चलेगी, क्या चलेगी, सबसे बढ़िया, तो तुम टेंशन मत लो, किसी भी तरह की परेशानी। भाई देखो अंत भला तो सब भला, मैं कितना भी डांटूंगा, कितना भी आपको बोलूंगा ये गलती करोगे ये वो, ये सब चीज एक फेज है, अल्टीमेट रिजल्ट यही है आपका कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी हमेशा नंबर 1 होगी, आप ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं। आप ये बोलोगे हाँ सर, मैं बोल रहा हूं अभी भी लिख लो आप इस बोर्ड, आप ये बोलेंगे कि सर मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, हाँ दूसरे में मुझे ये आ रही है वो आ रही है, उसके लिए तो मैं नहीं बोले गारंटी ले सकता, लेकिन OC के लिए आप ये बोला करोगे। हाँ लेकिन वही बच्चे जो रेगुलर आ रहे हैं, पता लगे एक बच्चे ने 10 क्लास छोड़ दी, सर मेरी, और आपने तो कहा था बहुत अच्छी चलेगी, 10 क्लास के बाद मेरी तो बिगड़ गई, तो मैं ऑब्वियसली जो पढ़ रहा है रेगुलर उन बच्चों की बात कर रहा हूं, ठीक है।
नोट कर लिया? आगे बढ़ जाए? पक्का? अब देखिए, अल्काइल ग्रुप्स नोट डाल के लिखें, अल्काइल ग्रुप्स। पहले तो आप ये देखें अल्काइल ग्रुप्स होते क्या है बच्चों। आर ग्रुप को हम अल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं, और जब एल्केन में से, सुनो जरा, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो बनता है अल्काइल ग्रुप। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने आर एच है, उसमें से आपने एच हटा दिया तो क्या बचा? आर। ये आपका अल्काइल ग्रुप है। जैसे बच्चों मीथेन में से आपने एच हटाया तो क्या बना? मिथाइल। क्या बचा? मिथाइल। मिथाइल किसको बोलोगे? CH3 को। इसी तरह से इथेन में से आपने एच हटाया तो, जोर से तो बोल ही नहीं रहे, इथाइल। बोले साथ बोला, सब कोई किया करो, भले धीरे जाते हैं जो आपकी इच्छा है, पर बोला जरूर करो, इथाइल। अच्छा, इथाइल को बच्चों में ऐसे लिखूं या एक मिनट, एक एच, यहां पर 3 एच है और यहां से एक एच हटा दिया, या उल्टा भी कर सकते हो, यहां से 3 एच है, यहां से एक एच हटा दो, क्या बात एक ही है? यहां से एच हटाऊं या यहां से हटाऊं, बात तो एक ही दिख रही है। अच्छा, प्रोपाइल लेकिन 2 तरह के होते हैं। प्रोपाइल कितने तरह के होते हैं? मिथाइल तो एक ही टाइप का है, इथाइल भी एक ही टाइप का, लेकिन प्रोपाइल 2 तरह के हैं। प्रोपाइल कितने तरह के? 2, 2 टाइप्स। 2 टाइप्स कौन कौन से? आराम से समझे। पहला तो है बच्चों, एक मिनट यहीं पे लिख देते हैं, पहला तो है आपका नॉर्मल प्रोपाइल, CH3 CH2 CH2 डैश, है ना? ऐसे, या इसको ऐसे लिखो, CH2 CH2 CH3, इसको बोलते हैं बच्चों नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल या NPR, शॉर्ट में अपन इसको क्या बोलेंगे? NPR। जैसे आपको याद है मिथाइल को मैंने क्या बोला था? मिथाइल। और इथाइल को क्या बोला था? ET। क्या बोला था? ET। तो वैसे प्रोपाइल को मैं क्या बोल रहा हूं? PR, है ना? तो अगर आपने प्रोपेन के साइड से एच हटाया, इस साइड से या इस साइड से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रोपाइल। लेकिन अगर आपने बीच में से हटा दिया ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों, ऐसे लिखो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 कितने हैं यहां पर? CH3 का होल ट्वाइस लिख दूं, और यहां पर क्या CH लिख दूं डैश लगाकर, एक एच हटा दिया बीच में से, तो ये क्या बन गया बच्चों? आइसोप्रोपाइल। क्या बन गया? आइसोप्रोपाइल। और इसको हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल को और करके आइसोपीआर। क्या बोलेंगे? आइसोपीआर। पीआर मतलब प्रोपाइल। अब देखो एक बात ध्यान रखना, आपका डाउट आ सकता है, सर आपने तो बोला था प्रोपेन से नॉर्मल स्टार्ट नहीं होता है, नॉर्मल ब्यूटेन नॉर्मल आइसोब्यूटेन होता है। प्रोपेन में आगे नॉर्मल नहीं लगाते हैं, तो प्रोपेन तो एक ही टाइप का होता है, लेकिन प्रोपाइल 2 तरह के होते हैं। क्योंकि प्रोपेन में तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन उससे जब एच हटाओगे तो यहां से भी एच हटा सकते हो और बीच में से भी हटा सकते हो। बीच में से हटाओगे तो आइसोप्रोपाइल, साइड में से हटाओगे तो नॉर्मल प्रोपाइल। याद रखोगे क्या? इसी तरह से बच्चों ध्यान से सुनना, ब्यूटाइल कितने तरह के होते हैं? 4। कितने तरह के? 4 टाइप्स। कितने तरह के होते हैं? 4। एक होता है आपका नॉर्मल ब्यूटाइल, इसी तरह से सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसी तरह से आपका थर्ड आइसोब्यूटाइल, और फोर्थ टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है? फोर्थ टर्शरी ब्यूटाइल, ये हो गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है? देखो ध्यान से समझना सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे काम छोड़ दें। आप मुझे बताएं, प्रोपेन तो एक ही तरह का था, प्रोपाइल 2 तरह के बन रहे हैं। प्रोपेन में तो एक ही होगा ना, CH3 CH2 CH3। अब CH3 में से एक एच हटाया तो एक यहां से हट सकता है, यहां से या यहां से, और एक बीच में से हट सकता है। लेकिन ब्यूटेन कितने तरह के थे? 2। एक था नॉर्मल ब्यूटेन, एक था आइसोब्यूटेन। अब पहले नॉर्मल ब्यूटेन में से एच हटाते हैं। मान लो मैंने यहां से वैलेंसी फ्री करी, इधर देखना बोर्ड पे सभी लोग, यहां से हटाऊं या यहां से हटाऊं, क्या बात एक ही है? तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अब अगर आपने बीच में से हटा दिया, इधर से या इधर से, तो इसमें सेकेंडरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है? तो 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल?
इसी तरह से एक बन गया आइसोब्यूटाइल और एक क्या बन गया, टर्शियरी ब्यूटाइल। क्योंकि यहां से हटाओ या यहां से हटाओ या यहां से हटाओ, बात एक ही है, और एक बीच में से हटाओगे तो टर्शियरी ब्यूटाइल। मतलब ब्यूटाइल कितने तरह के हो गए, 4। भाई ये तो आइसो ग्रुप बन रहा है ना, क्या बन रहा है, आइसो, तो आइसो ब्यूटाइल। और अगर बीच में से हटाओगे 3 डिग्री कार्बन है, नियो ब्यूटाइल होता नहीं है, मैंने आपको वहीं लिखवा दिया था, याद है। तो नॉर्मल ये टर्शियरी ब्यूटाइल। तो 4 तरह के ब्यूटाइल है, लर्न कर लो। कितने तरह के ब्यूटाइल, 4। कौन कौन से, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। जोर से बोल के बताओ कितने ब्यूटाइल है, 4। कौन कौन से, और प्रोपाइल कितने तरह के, कौन कौन से, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। और इथाइल कितने तरह के, मिथाइल कितने तरह के, 8। इसी तरह से अब आपको घर से बना के लाने पेंटाइल, 8 तरह के। कितने तरह के कर लाओगे, अब आप सोचना 8 तरह के पेंटाइल कौन कौन से होंगे। वैसे तो काम का नहीं है पेंटाइल, केवल 4 तक याद रखना, पर इसमें प्रैक्टिस 8 कैसे बनेंगे वो तो बना के देखना पड़ेगा ना। तो 8 तरह के पेंटाइल बना के देखना। तो ये सारे अल्काइल ग्रुप्स आपको समझ में आ जाएंगे। बस याद कहां तक रखना है बच्चों, यहीं तक याद रखना है, यहीं तक याद रखना है, ब्यूटाइल तक। और वैसे भी इथाइल मिथाइल 2, मतलब एक एक, प्रोपाइल 2 और ब्यूटाइल 4। ठीक है, आसान है कि नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। और बस ये ध्यान रखना किसी भी कंडीशन में आपकी क्लास मिस ना होने पाए, क्योंकि जो क्लास छूटी ना बड़ा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आपने देखा होगा मैं एक कंटिन्यूटी में पढ़ाता हूं, आपने खुद ने फील किया नहीं किया है, हर चीज कंटिन्यूटी में जुड़ी हुई है। अगर कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक हुई तो यू विल सफर, मतलब फिर मुश्किल होता है। ठीक है ना, इसलिए बाई चांस मेडिकल इमरजेंसी की केस में ही अगर छूटे क्लास तो रिकॉर्डिंग देखकर तुरंत काम चला लेना। हालांकि फिर भी मैं कहूंगा रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ही होती है, लाइव बैठकर पढ़ने का एक अलग मजा है, एक अलग फील है, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखना, क्लास को इसी मत छोड़ना, आपको खुद को फील हो जाएगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे लगातार साउंड होती जा रही है। पेंटाइल बना लाओगे 8, इतनी जगह छोड़ लेना। पहले स्ट्रक्चर बनाना, फिर नाम बनाने की ट्राई करना। नाम वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें एक्टिव एक्टिव सब आता है, वो मैं बता दूंगा आपको अगली क्लास में, पर वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। पेंटाइल के लिए जगह छोड़ देना, ये होमवर्क है, होमवर्क। कर लिया नोट, चलिए नेक्स्ट लिखे, पोजिशनल आइसोमर। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, पोजिशनल आइसोमर्स। बच्चों पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। पोजिशनल आइसोमर हम बोलते हैं किसको, ऐसे आइसोमर जिनमें पोजीशन डिफरेंट हो, लेकिन ध्यान रखना पहली कंडीशन है लेंथ सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए, लेंथ। क्योंकि चेन आइसोमर में क्या डिफरेंट था, लेंथ, और यहां क्या सेम होगा, लेंथ सेम रखकर पोजीशन डिफरेंट करेंगे। किसकी, या तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, या मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो, या फिर लोकेंट की। तो लिखो, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, those structural isomers in which those structural isomers in which position of लिखो ऐसे, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और लोकेंट
ध्यान रखना मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और लोकेंट इज डिफरेंट, अंडरलाइन कर लो, पोजीशन ऑफ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड लोकेंट इज डिफरेंट। इस पूरे पॉइंट को याद रखना कि पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए इन तीनों में से किसी भी एक की या दो की या सबकी पोजीशन अलग अलग आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में लिखना बट लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन शुड बी सेम। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो बट लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन शुड बी डिफरेंट, शुड बी सेम। वेरी गुड, चेक कर रहा था। लेंथ ऑफ क्या लिखा, पेरेंट चेन और साइड चेन शुड बी सेम, मतलब पोजीशन आइसोमर में लेंथ सेम रखते हुए पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। कितने एग्जांपल हम लोग कर चुके थे वहां पर, 5 हो चुके थे। अब छठा एग्जांपल करेंगे। अब आपको सुनो, आपको दोनों में सोचना है, पोजीशन में भी और चेन में भी। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, क्या हुआ, हाँ क्या बोल रहे हो, अच्छा यार ये प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड पर है ना, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है। तो यहां पर भी हो गया, चलो कोई बात नहीं। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, एक मिनट, एंड नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, प्लीज बात नहीं बेटा, बात नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं, चुपचाप नोट करो। तभी इसलिए स्पीड फिर डाउन होती है और कंसंट्रेशन डाउन होती है, इसलिए ध्यान से नोट करो। हाँ जी, क्या आएगा, हाँ वो इन नहीं आएगा है ना, वो गलती से लिख दिया था, ये इन ई हटा लेना। फटाफट से देखें, आपको दोनों में सोचना है, चेन पोजीशन दोनों में, ताकि आपका दिमाग दोनों तरफ कंपेयर करे। चेन आइसोमर में आपका क्या है आंसर होगा, चेन की लेंथ डिफरेंट आनी चाहिए, ठीक है, या तो पेरेंट चेन की या साइड चेन की।
जबकि पोजीशन आइसोमर में क्या डिफरेंट आना चाहिए, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट आ जाए या लोकेन डिफरेंट आ जाए, लेकिन चेन की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम। अगर दोनों बदल जाए, मान लो चेन की लेंथ भी बदल जाए और पोजीशन भी बदल जाए, तो नहीं, चेन ही होगा, क्योंकि चेन आइस पोजीशन आइसोमर में हमने कंडीशन लिखी है लेंथ ऑफ चेन शुड बी सेम। तो अगर वो सेम नहीं है तो फिर चेन आइसोमर ही काउंट करना पड़ेगा। अभी देखो मैं समझाता हूं आपको, पर आप पहले इसको नोट करें। जो बात करता पाया गया ना उसी से पूछूंगा, और उसके बाद डांटूंगा भी, सही सही बताने के बाद भी, क्योंकि अगर गलत बताएगा तो फंसेगा, और सही बताएगा तो फिर इसलिए डांट खाएगा कि और कॉन्फिडेंस में हो गया, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, चुपचाप पढ़ो। बोलो बच्चों, क्या आंसर आ चुके हैं आपके? तो आप मुझे बताइए, ये आपका कंपाउंड है 2 मिथाइल पेंटेन, और ये कंपाउंड कौन सा है, 3 मिथाइल पेंटेन। क्या यहाँ 2 पर मिथाइल है और यहाँ 3 पर मिथाइल है? तो क्या पेरेंट चेन की लेंथ सेम है? यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5, यानी लेंथ ऑफ पेरेंट चेन क्या आनी चाहिए, सेम। और क्या लेंथ ऑफ साइड चेन भी सेम आनी चाहिए? यहां भी एक कार्बन का साइड चेन है, यहां भी एक कार्बन का, तो लेंथ सेम रखते हुए पोजीशन बदल दो। क्या पोजीशन यहां पर 2 है और यहां पर 3 है? तो ऐसी कंडीशन में लोकेंट की पोजीशन बदल गई, यानी क्या ये दोनों पोजीशनल आइसोमर होंगे? ऐसे ही सोचा था। चलो अगले वाले में बताओ, यहां प्रोपेन 1 ऑल है, यहां प्रोपेन 2 ऑल है, क्या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बदल गया? क्योंकि देखो इसमें 1 पर ऑल होगा 1 2 3, और इसमें क्या होगा 1 2 3, तो क्या बच्चों ये भी पोजिशनल आइसोमर होगा? ब्यूट 1 आइन, क्या ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है, जबकि यहां ब्यूट 2 आइन में पोजीशन किसकी चेंज हो गई, ट्रिपल बॉन्ड की या मल्टीपल बॉन्ड की? बताओ क्या इसके अंदर मैं बोल सकता हूं ये भी पोजिशनल आइसोमर होगा? पक्का। इसी तरह से 1 ब्यूटीन में 4 कार्बन है और यहां कितने कार्बन है, 3, क्या चेन आइसोमर है या पोजीशन? क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ पेरेंट चेन बदल गई तो चेन आइसोमर। बोलो, नहीं है? पक्का। अब 2 ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन में चेन या पोजीशन? क्यों, पोजीशन भी तो बदली है। यहां देखो इधर, यहां 2 पर डबल बॉन्ड है और यहां पर 1 पर डबल बॉन्ड है। सुनो, पोजीशन भी बदली, बिल्कुल बदली डबल बॉन्ड की, और लेंथ ऑफ चेन कितने की है, यहां 4 यहां 3, तो अगर दोनों भी बदलेगी तो भी चेन ही होगा, क्योंकि पोजीशन आइसोमर की कंडीशन थी कि लेंथ ऑफ चेन अगर सेम है तो ही हम पोजीशन चेक करेंगे। यहां तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन ही बदल गई, तो जब वही बदल गई तो चेन पोजीशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन लेंथ ऑफ चेन बदली है इसलिए हम चेन तो बोलेंगे। तो आंसर एक्चुअल में CI आएगा या PI? क्या PI होगा क्या? क्रॉस लगा लो। बोलो, आ रहा है क्या समझ में? क्या कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? कोई भी दिमाग में शक? पक्का। तो अब आप बताएं, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। आप सुनो सुनो सुनो, इसके स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप क्लोराइड भूल जाओ। क्या आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल अभी अभी बताया था कि 4 कार्बन में बीच में से वैलेंसी फ्री कर दो, तो यहां पर Cl लगा दो, अल्कोहल बोला है तो अल्कोहल लगा दो, Br बोला है तो Br लगा दो, जो भी बोला है बाद में लगा दो। अच्छा, आई नॉर्मल ब्यूटाइल में क्या कॉर्नर से लगाते हैं? तो बताओ क्या यहां Cl लगा दूं? अब आप मुझे बताओ, क्या यहां पर 2 क्लोरोब्यूटेन है और ये 1 क्लोरोब्यूटेन है, लेंथ ऑफ चेन सेम है और पोजीशन ऑफ लोकेंट बदल गई? नहीं है?
पीछे वाले बच्चों सभी को समझ में आ रहा है? पक्का? पीछे वाले बच्चों गर्दन तो हिलाओ यार। पीछे वाले बच्चों सभी को समझ में आ रहा है? और इधर कंफर्म? कोई डाउट तो नहीं है? अब इधर देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड तो वही है। अब अल्कोहल का मतलब क्या होता है? OH। और टर्शियरी ब्यूटाइल क्या बताया था? और यहां पर OH। बताओ कितने कार्बन है? 1 2 3 4। और यहां कितने? 1 2 3। क्या बच्चों चेन आइसोमर होंगे? यहां कितने कार्बन की चेन? यहां कितने कार्बन की चेन? क्या लेंथ ऑफ चेन बदल जाएगी तो क्या चेन आइसोमर होगा? तो क्या अब आपको फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है चेन पोजीशन में? इस वाले में सुनो, ABC 3 कंपाउंड है, देखना इधर ABC। अब पहले अपन एक काम करते हैं, AB फिर AC फिर BC, 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहले AB का रिलेशन बताओ। चेन आइसोमर क्यों? पेरेंट चेन तो सेम है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, लेकिन क्या लेंथ ऑफ साइड चेन बदल गई? यहां 2 कार्बन की एक साइड चेन और यहां एक एक कार्बन की 2 साइड चेन। बोल दो भाई, तो मैं बोल दूंगा चेन आइसोमर। A और C, सुनो 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 सुनो, लेंथ ऑफ पेरेंट, लेंथ ऑफ साइड चेन बदल गई। 2 कार्बन की थी, यहां एक एक की हो गई, तो लेंथ बदल गई और पोजीशन भी बदल गई। हमने कहा दोनों बदलेगी तो भी क्या होगा? चेन, क्योंकि पोजीशन में फिक्स है, लेंथ सेम होनी चाहिए। अगर लेंथ टूटी बदली तो चेन ही जाएगा। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे? चेन आइसोमर। बोलो बच्चों। अब B और C, क्या अब मैं इसको बोल सकता हूं 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में लेंथ ऑफ मेन चेन और साइड चेन दोनों सेम आ रही है, एक एक कार्बन एक एक कार्बन। क्या लेकिन यहां पोजीशन बदल गई? एक लोकेंड यहां 1 पर था, दूसरा भी 1 पर था, यहां एक 1 पर ही है, दूसरा कहां चला गया? 2 पर। तो क्या अब पोजीशन हो जाएगा? पक्का? बोल दो। मतलब तीनों को साथ एक साथ क्या रिलेशन? तो 2 लोगों के बीच में ही होगा ना, तीनों का एक साथ कैसे रिलेशन निकलेगा? वो तो हमेशा पेयरिंग में निकलेगा। भाई जब भी सुनो, जब भी 2 से ज्यादा कंपाउंड आएंगे तो सारों का एक साथ रिलेशन थोड़ी निकल सकता है, पेयर का निकलेगा। जैसे A का B, A का C, B का C, समझ गए? तो इसलिए ऐसे कभी नहीं पूछेगा। हाँ, अगर एक ही रिलेशन बन रहा होगा, जैसे मान लो सारे ही चेन आइसोमर होते हैं, जैसे यहां देखो मैंने आपको पेंटेन में बताया था। अब पेंटेन में AB भी चेन आइसोमर थे, BC भी चेन आइसोमर थे और AC भी चेन आइसोमर थे, तो फिर आप बोल सकते हो ऑल आर चेन आइसोमर्स। पर यहां तो अलग अलग रिलेशन आ रहे ना, समझे? बोलो बच्चों, परफेक्ट है? आगे बढ़ जाए, सभी ने नोट कर लिया? अब एग्जाम्पल नंबर कितना चलेगा? 14। ध्यान से देखना। मान लो आपने एक दे दिया है, ध्यान सुनना, क्या? और यहां पर मैंने दिया CO2H, यहां मैंने दिया CO2H। फोर्टीन चेन आइसोमर। देखो सुनो, ध्यान सुनो, यहां पर ये इसलिए नहीं हो सकता पोजीशन, क्योंकि बच्चों लेंथ ऑफ पेरेंट चेन बदल गई। 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है? और यहां कितने कार्बन है? तो क्या लेंथ ऑफ पेरेंट चेन बदल गई?
हाँ पोजीशन भी बदली, यहां टर्मिनल पे था और ये बीच वाले कार्बन पर आ गया, लेकिन लेंथ बदल गई तो चेन ही होगा। देखो एक बात ध्यान रखना कि जब कोई फंक्शनल रूप में कार्बन नहीं होता बच्चों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन कंटेनिंग नहीं होता और उसको आप उठा के दूसरी जगह पे डालते हैं तो पोजिशनल आइसोमर बनता है। क्या बनता है? क्योंकि 1 से आपने मान लो 2 पर डाल दिया उसको OH को उठाकर, तो पोजिशनल आइसोमर बनेगा। लेकिन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पे प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको उठा के आप जैसे मान लो उठा के 2 पे डाल रहे हो या 3 पर डाल रहे हो, या अभी तो फिलहाल आपने कहां पे डाला 2 वाले कार्बन पर, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि उसकी पोजीशन चेंज तो हुई है लेकिन लेंथ भी चेंज हो गई। तो इसलिए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब भी स्ट्रेट चेन से जुड़ता है तो उसके अंदर कभी भी चेन पोजीशनल आइसोमर बन ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज करते ही लेंथ ऑफ पेरेंट चेन भी बदल जाएगी। नहीं आया समझ रहे हो पॉइंट? इसलिए ऐसे ही इसमें बताओ, अब देखो उसने क्या किया, एल्डिहाइड को उठा के सेकंड पे डाल दिया, डाला यहां देखो इस जगह पर, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि इसको जैसे ही डाला मैंने तो लेंथ ऑफ चेन कितनी हो गई, 4 से 3, तो क्या ये भी चेन आइसोमर होंगे? तो हम एक फैक्ट लिख सकते हैं कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इफ अटैच्ड विद unbranched alkane chain cannot show पोजिशनल आइसोमरिज्म। मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब भी कभी अनब्रांच्ड एल्केन चेन से जुड़ेंगे तो वो कभी भी पोजिशनल आइसोमर नहीं शो कर सकते, क्योंकि उनकी पोजीशन बदलते ही लेंथ ऑफ चेन बदल जाएगी, इसलिए चेन आइसोमर ही बनेगा। तो क्या लिखा हमने, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इफ अटैच्ड विद अनब्रांच्ड एल्केन चेन देन चेन कैन नॉट शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। बोलो सही है क्या? पक्का? एक क्वेश्चन करते हैं अब, ये तो हो गई थी कि एक ही टाइप की प्रैक्टिस, अब हम करते हैं पोजिशनल आइसोमर ड्रॉ करना। ड्रॉ पोजिशनल आइसोमर ऑफ फॉलोइंग। अब आपको मैं कुछ कंपाउंड दूंगा, आपको उसके पोजिशनल आइसोमर ड्रॉ करने हैं बच्चों। क्या ड्रॉ करने? पोजिशनल आइसोमर। जैसे मान लो मैंने बेंजीन पर एक तरफ ले लिया ब्रोमीन, एक तरफ ले लिया क्लोरीन, आपको बताना है मुझे इसके और कितने पोजिशनल आइसोमर बनाए जा सकते हैं। जो भी बोले ड्रॉ करके बोले, अंदाजा ना लगाएं। ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ छूट जाता है या कुछ मिस्टेक हो जाती है, इसलिए कितना भी इजी क्वेश्चन हो उसको आप ड्रॉ करके ही बोले, रफ कॉपी में या वहीं लिख दो, क्या दिक्कत है, काट देना। इसको ड्रॉ करके चेक करो। अभी अभी मैथ्स नहीं सीखनी है, मैं केमिस्ट्री सीखनी है ना। पीएनसी मत लगाओ, लगा सकते हो वैसे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आप ड्रॉ करके देखो। कितने? क्या बच्चों 2 और बनेंगे? कितने बच्चों का आंसर 2 आ रहा है? 3? कितने बच्चों का आ रहा है? 3 वाले शायद पापी हैं। अब मैं बताता हूं कैसे उन्होंने पाप किया है। देखो इधर, इधर देखो, एक तो बन जाएगा ये वाला, ये बन जाएगा एक ये वाला। इधर देखना बोर्ड पर, सभी लोग बोर्ड पर देखो। क्या मैं इसको, सुनो इधर, क्या मैं इसको ऑर्थो क्लोरो ब्रोमोबेंजीन बोल सकता हूं? ऑर्थो क्लोरो ब्रोमोबेंजीन या ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं कि इसकी पोजीशन ऑर्थो है। क्या इसको मैं मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन बोल सकता हूं? क्या मैं इसको पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन बोल सकता हूं? अब इधर देखना, क्या बच्चों अगर आईयूपीसी नेम बनाएंगे तो क्या 1 पे ब्रोमीन और 2 पे क्लोरीन होगा? बोलो। फिर 3 4 5 नंबरिंग करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, तो मैं बोलूंगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन। क्या इसका नाम 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन होगा? बोलो। और इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन। नहीं आया? अब आप मुझे बताओ 1 ब्रोमो 5 क्लोरोबेंजीन होगा क्या? क्या 1 ब्रोमो 5 क्लोरो की सही नंबरिंग ये है क्या? क्यों गलत है ये नंबरिंग? लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर यहां से होगा, याद है? तो अंदर वाली नंबरिंग सही है, बाहर वाली
तो एक्चुअल में ये क्या है, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो या 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो तो आ चुका है बच्चों, बोलो। तो ये तो गलत है। इसी तरह से 6 क्लोरो भी रिपीट हो जाएगा, यहां लगाओगे तो भी। अच्छा, क्या मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों को मैं एक जगह पर जोड़ सकता हूं क्या? अब देखो, जिन्होंने पाप किया है, बिल्कुल पापी, कौन कौन है पापी? एक पापी, दो पापी थी, और मैंने बोला था ना बार बार करोगे ऐसे पाप। देखो कितना अच्छे से जानता हूं मैं आपको, है ना? ऐसा लग रहा है हम पिछले जन्म में मिले थे, पिछले जन्म में तुम मेरे स्टूडेंट से शायद, इसलिए तो मैं बहुत जल्दी पहचान जाता हूं क्लास को कि हाँ ये गलती होगी। देखो इधर, इधर देखो बच्चों, कितनी वैलेंसी हो रही कार्बन की? इधर देखो, 1 2 3 4 5। आप अक्सर ऐसी गड़बड़ करते हैं कि आप इनवैलिड स्ट्रक्चर्स को आइसोमर्स में काउंट कर लेते हैं, तो क्या ऐसी गलती आप नेक्स्ट टाइम करेंगे क्या? तो ये इनवैलिड है। और क्यों इनवैलिड है? बेटा यार बात करोगे मैं क्लास से या तो बिल्कुल बोरिंग तरीके से पढ़ाऊंगा या बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं करूंगा फिर, है ना? क्योंकि ऐसे मजा नहीं आता कि आप आपस में डिस्कस करो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके थोड़ा सा लाइट मोमेंट बना रहे, इसलिए हंसी मजाक करता हूं। और ना ये मत सोचना कि मैं कोई, मेरे को शौक आ रहा है। ये ध्यान रखो बिल्कुल, अगर मुझे इनडिसिप्लिन दिखा ना तो फिर मैं वैसे ही स्ट्रिक्ट होना जानता हूँ, बहुत आसान है मेरे लिए स्ट्रिक्ट होना, बहुत। क्योंकि बच्चे ज्यादातर मेरे लिए यही फीडबैक देते हैं कि सर आप रिलेटिवली स्ट्रिक्ट टीचर है, मतलब क्लास में आप मन मर्जी नहीं कर पाते। मतलब ये सेशन वाइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये बच्चे बोलते हैं मेरे लिए, तो मेरे लिए बहुत आसान होता है डांटना, गुस्सा करना और स्ट्रिक्टली चुप बिठाना, बहुत आसान है मेरे लिए। मेरे लिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि बिल्कुल लाइट मोमेंट से पढ़ाऊं, तो आप भी लाइट मोमेंट से पढ़ो, है ना? तो यहां पर ये कितने आइसोमर बने एक्चुअल में, ये और ये, तो इसके और कितने पोजिशनल आइसोमर होंगे? कितने होंगे? समझ में आया? नोट कर लिया? तो अब कुछ होमवर्क दे दूं, आप होमवर्क में ये करके लाओ, फटाफट से इसको नोट कर लो। चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 2, इसके पोजिशनल आइसोमर ड्रॉ करके लाना। एक क्वेश्चन होमवर्क है, ब्रोमीन ब्रोमीन क्लोरीन, और एक में फ्लोरीन क्लोरीन। देखता हूं कितने बच्चे ट्राई, आज मैंने टोटल 3 क्वेश्चन तो यहां और एक पेंटाइल, 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, ठीक है? और होमवर्क नेक्स्ट क्लास का इसके अलावा वो भी है, आईयूपीएससी। आईयूपीएससी की 6 डीपीपी टोटल आपके पास है। कितनी डीपीपी है? 6। तो 6 डीपीपी में जो जो बीच में बची हुई थी और साइड में लास्ट में बची हुई थी वो सारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगी। शायद एक तो कॉमन नेम की डीपीपी बची हुई थी और एक 6 नंबर, 5 तो हो गई ना डिस्कस। हाँ, तो सारी डीपीपी डिस्कस होगी नेक्स्ट क्लास में ना, 3 डीपीपी कर लोगे? 10-10 क्वेश्चन, 30 ही क्वेश्चन होंगे ना? थैंक यू।